सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब लोगों का इस नए सेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित कुछ डेफिनेशंस और कैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को ही नहीं, ज्योग्राफी को या अन्य विषयों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या तरीका है पढ़ने का और किस तरह से उनका जवाब दिया जाए, इसके बारे में चर्चा की थी हम लोगों ने। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सब लोगों को राजनीतिक भूगोल की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए जो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट है उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी कि जैविक राज्य की संकल्पना। यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी है। एक डेफिनेशंस लिखी है नॉर्मन जे पॉन्ड की। नॉर्मन जे पॉन्ड कहते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड एरिया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड एरिया मतलब राजनीतिक रूप से संगठित प्रदेश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। देखिए, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एरिया जो पूरी तरह से राजनीतिक और उससे संबंधित जितने भी एसोसिएट फैक्टर्स हैं उनसे संगठित हो, और देयर रिसोर्सेज एंड एक्सटेंट, और उनके संसाधन और उनका विस्तार, साथ ही एंड द रीजन फॉर द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फॉर्म्स विद दे एज्यूम, और उस राज्य का या उस राजनीतिक इकाई का या संगठन का किन भौगोलिक तथ्यों के बीच में या भौगोलिक फैक्टर्स के बीच में उसकी स्थिति है या उनसे उनका जुड़ाव है। साथ ही इन पर्टिकुलर इट इज कंसर्न्ड विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल सच एरियाज। आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ये भी निश्चित किया जाए कि वो राज्य पूरी तरह से सुवर्णिटी को प्राप्त हो, यानी कि संप्रभुता हो, वहां पर एक राजनीतिक इकाई हो जो भूगोल के परिदृश्य से जुड़ी हुई हो, साथ ही उसकी एक प्रभुसत्ता हो। प्रभुता सत्ता से मतलब एक बाउंड्री हो, और बाउंड्री के साथ साथ एक फिक्स बाउंड्री हो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में हो। साथ ही उसकी संप्रभुता हो। संप्रभुता मतलब उस पूरे के पूरे क्षेत्र पर उस देश विशेष की सरकार और वहां के लोगों की पहचान वहां से जुड़ी हुई। ये पहचान सांस्कृतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, ऐतिहासिक रूप से भी हो सकती है, लेकिन इसमें सांस्कृतिक पहचान सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी राष्ट्र राज्य का या नेशन स्टेट की जो पहचान होती है वो उसकी संस्कृति और इतिहास से होती है। अगर किसी राज्य को खत्म करना है, किसी राज्य को बिल्कुल डिमोलिश करना है, तो उस प्रदेश की या राज्य विशेष की संस्कृति और इतिहास को खत्म कर दीजिए, तो धीरे धीरे वहां के लोग वहां की संस्कृति और जड़ों से अलग होते हुए नई संस्कृति को ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। ये एक बहुत आसान तरीका है जो उपनिवेशवादी राज्यों ने या कॉलोनिज्म जिन्होंने डेवलप किया, विशेषकर यूरोपियन कंट्रीज ने, उन्होंने इस तरीकों को अपनाया था, जिसमें मैकाले का एग्जाम्पल हम अपने भारतवर्ष में देते हैं कि मैकाले ने जब अपने ब्रिटिश संसद में कहा कि इंडिया की संस्कृति, वहाँ की शिक्षा, वहाँ का इतिहास इतना रिच है, इतना समृद्ध है कि वहां के लोगों को गुलाम बनाना लगभग नामुमकिन है, तो कहां प्रहार किया जाए जिससे हम उनको गुलाम बना सके, जिससे हम उनको नीचा दिखा सकें, डिप्रेशंस में ला सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर प्रहार किया जाए, संस्कृति पर प्रहार किया जाए, इतिहास पर प्रहार किया जाए, और इतिहास को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया गया, संस्कृति को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया गया, और हमारी जो शिक्षा की पद्धति थी, उन पद्धतियां थी
उनको बदलकर यूरोपियन बाबू बनाने की शिक्षा को यहाँ पर लादने का प्रयास किया गया, जो एक सफल प्रयास था, जिससे यहाँ के लोग मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम बन सके, जो हुआ भी। ऐसा ही प्रयास निश्चित रूप से कई देशों में हुआ। फिर आगे वो कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट भी हो, स्वतंत्र भी हो, और स्वतंत्र होने के साथ साथ वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ गवर्निंग है, सेल्फ गवर्निंग और ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ गवर्निंग मतलब जिनका खुद का राज्य हो, जिनकी खुद की सरकार हो, जिनका खुद का सिस्टम हो, जिनका खुद का संविधान हो, वे सब कुछ मिलकर एक राष्ट्र राज्य की या नेशन स्टेट की रचना करते हैं। अब ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये 19वीं शताब्दी में आया है। 19वीं शताब्दी में नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट या राष्ट्र राज्य का जो सिद्धांत आया है, उसमें नेशनैलिटी को या राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रदेश विशेष जो सांस्कृतिक पहचान रखता है, जो जहां पर संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं, वहां पर वहां के इतिहास और संस्कृति के आधार पर ही उस प्रदेश विशेष की पहचान होती है। जैसे भारत का एग्जाम्पल लें हम, तो भारत की पहचान यहाँ के वेदों से है, रामायण से है, महाभारत से है, उपनिषदों से है, पुराणों से है, हमारे ऋषि मुनियों से है। हमारी संस्कृति और सभ्यता हमारी जो 10,000 साल पुरानी है, और जो विश्व के सबसे बड़ी, सबसे पुरानी सभ्यता है, और सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है, फलती फूलती सभ्यता है। और इसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पर जीवन पद्धति जो रही है सनातन धर्म की, उस पर किसी व्यक्ति विशेष या समूह पर थोपा नहीं गया है। यानी कि ये पैगंबरी जो मजहब है उनसे दूर रहे हैं। ये मजहब या इसको रिलीजन कहना गलत होगा, ये एक जीवन पद्धति रही है, और इस जीवन पद्धति के अनेकों अनेकों आयाम हैं, और हर आयाम अपने आप में बहुत सुदृढ़ और मजबूत है। और इसी कारण से एक बहती नदी के रूप में बहते जल के कारण से हमारे सनातनी सभ्यता में, संस्कृति में आज भी उसी प्रकार का जीवन है, और आज भी उसी तरह से फल फूल रही है। ऐसे एग्जाम्पल हम और देशों के भी दे सकते हैं, लेकिन भारत में रहे तो भारत का एग्जाम्पल देना सबसे उपयुक्त होता है, सबसे सही होता है। फिर यहाँ के मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हो। तो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग, या ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट कंडीशंस, कि वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन जितनी भी है प्रदेश विशेष की या स्टेट की, उसके अनुसार अनुकूलित होना आवश्यक होता है। कोई भी जीव अगर परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित नहीं होता है तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर कुछ एम की बात करते हैं हम कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं इसको, गोल क्या है। तो ये कहते हैं, इट इज डिटरमाइन हाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड एडजस्टेड टू फिजियोग्राफिकल कंडीशंस एंड हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्टेड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। बहुत बढ़िया। ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं, ये एक प्रदेश विशेष को विशेष पहचान देते हैं, राज्य या राष्ट्र को विशेष पहचान देते हैं, और उसके मुताबिक वहां की फिजियोग्राफिकल कंडीशंस के मुताबिक वहां के लोगों को अनुकूलित होना, और अनुकूलित होना के साथ साथ वहां पर समायोजित होना भी आवश्यक है। कुछ ग्रुप जो उस प्रदेश विशेष से अनुकूलित नहीं हो पाते हैं या समावित नहीं हो पाते, वो बहुसंख्यक लोगों को परेशान भी करते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं। भारत में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जो रह रहे हैं यहाँ पर, खा रहे हैं यहाँ पर, पी रहे हैं यहाँ पर, जन्म ले रहे हैं यहाँ पर, मृत्यु यहाँ पे प्राप्त हो रही है, सब कुछ यहाँ के प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं,
लेकिन वो मन मस्तिष्क से यहां से जुड़े नहीं, और मन मस्तिष्क से नहीं जुड़े होने का कारण का मुख्य कारण है कि वो यहाँ की संस्कृति या यहाँ के एनवायरनमेंट से अपने आप को जोड़ नहीं पाए। वो अपने आप को यहाँ का महसूस नहीं करते। उनके हीरोज बाहर के हैं, उनके जो नायक हैं वो बाहर के हैं, उनकी पद्धतियां बाहर की हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मूलतः उनका डीएनए यही का है। आप पूजा पद्धति कोई भी अपना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, सेकुलर स्टेट में ये जायज भी है, लेकिन उस क्षेत्र विशेष से जुड़ना, आपको उसकी मिट्टी से जुड़ना बहुत आवश्यक होता है। इसी चीज को यहाँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के एम्स में रखा गया है कि वहां की कंडीशन से जुड़ना और वहां के जो फैक्टर्स हैं उनसे जुड़कर एक प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्थापित करना। जब एक राज्य और स्टेट इस प्रकार, राज्य या राष्ट्र इस प्रकार से उभर कर आता है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से, इकोनॉमिक, अब उसके साथ कई फैक्टर्स भी जुड़े हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आर्थिक और सामाजिक विकास। तो जब इस प्रकार से कोई राज्य या राष्ट्र उभर के आता है तो उसकी विशेष पहचान बनती है, और उस पहचान के आधार पर वो अन्य राज्यों से, अन्य राष्ट्रों से, अन्य नेशन से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्थापित करता है। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पढ़ते हैं कि भारत के, फॉर एग्जाम्पल भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध किन किन देशों से अच्छे हैं। अब इसमें डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, कूटनीति, और कूटनीति फिर चाणक्य की हो तो क्या कहने, क्योंकि चाणक्य तो अपने आप में कूटनीति का दूसरा नाम है। तो हमारे भारतवर्ष के अन्य देशों से संबंध किस प्रकार के। अब इसमें भी 3 लेवल होते हैं, समझने वाली बात है, देखो ध्यान से समझिएगा। इसमें भी 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है लोकल लेवल, जो 2 देशों के बीच में होता है, जिनकी सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, जैसे भारत पाकिस्तान, जैसे भारत चीन। उसमें किसी तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हाँ, वो प्रयास कर सकता है तीसरा चौथा देश, लेकिन इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता है। दूसरा जो स्केल है लोकल फैक्टर के बाद में, वो है स्टेट फैक्टर। स्टेट फैक्टर में 2 से ज्यादा लोग आसपास के सीमित जो सीमा शेयर करते हैं वो जुड़ सकते हैं। और तीसरा फैक्टर होता है इसमें ग्लोबल फैक्टर। अब ग्लोबल फैक्टर में किसी प्रॉब्लम विशेष से या किसी समस्या को सुलझाने के लिए विश्व के कई देश एक साथ जुड़ सकते हैं। उनमें एक विशेष किस्म का एलायंस बन सकता है, संबंध बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ कई एलाइज कंट्रीज जुड़े, जैसे जापान के खिलाफ भी जापान और अमेरिका का युद्ध हुआ, उसमें भी। तो इस तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और अन्य देश, और उधर मुख्य रूप से दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान। तो जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ जो अन्य देशों का एलाइज बना, जिनको फ्रेंड्स कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने उनकी दादागिरी या तानाशाही को बंद करने के लिए, एक्सपेंशंस को या डिक्टेटरशिप को बंद करने के लिए एलाइज किया। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो पूरे दुनिया में वो तानाशाही का जो मंजर था, डिक्टेटरशिप था, वो फैलाने का प्रयास कर रहे थे और करते, और उसको और बढ़ाते जाते। अगर ये कंट्रीज, अलाइज कंट्रीज जो है, मित्र देश है, वो उनको रोकने का प्रयास नहीं करती। तो ये 3 स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और डिप्लोमेसी चलती है हमारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, जिसे हम जियो पॉलिटिक्स से भी जोड़ते हैं, भू राजनीति से। भू राजनीति पर हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे कि भू राजनीति क्या है, इसका प्रभाव क्या है, ये कैसे बनती है और कैसे डेवलप होती हैं, इसके अलग अलग कोड्स क्या हैं, इसके अलग अलग लेवल क्या हैं, इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम डेफिनेशंस और डेफिनेशन के साथ साथ मीनिंग और ऑब्जेक्टिव एम्स, और अब
इसके पश्चात में मैं आता हूं, यहां पर मैंने लिखा है ऑर्गेनिक स्टेट। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट, जैविक राज्य की संकल्पना 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिन्होंने उसमें जीवों के, वनस्पतियों के और जीवों के, मनुष्य भी उसमें इन्वॉल्व है, कि विकास के क्रम की बात की थी, एवोल्यूशन की बात की, विकास क्रम कि कैसे जीवों का विकास हुआ है। इस पुस्तक ने लगभग सभी विषयों को और सभी डिसिप्लिन्स को, सभी साइंस को प्रभावित किया। तो भूगोल भी उससे अछूता नहीं रहा। भूगोल में भी इसको लागू किया गया और इसको लागू करने में विशेषकर फ्रेडरिक रेडजेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रेडरिक रेडजेल और जर्मन ज्योग्राफर्स थे, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने जैविक संकल्पना को, जैविक राज्य की संकल्पना को राजनीतिक भूगोल से या भूगोल से जोड़ने का प्रयास किया। तो मानव भूगोल के अंतर्गत आने वाले इस राजनीतिक भूगोल की पितामह के रूप में फ्रेडरिक रेडजेल ने ये कार्य किया, और उनकी पुस्तक जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है और पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, जो 1897 और 1903 में दो पुस्तक आई थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर, राजनीतिक भूगोल पर, इन पर इन्होंने बड़ी विस्तार से चर्चा की। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। वे कहते हैं कि राज्य कोई डेड यूनिट नहीं है, मृत प्राय इकाई नहीं है, ये एक जैविक इकाई है, इसमें जीवन है। राज्य का जन्म भी होता है, वृद्धि भी होती है, विस्तार भी होता है और उसकी मृत्यु भी होती है। फिर नए सिरे से राज्य बनता है, उसका जन्म होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसका विस्तार होता है और विकास की अवस्थाओं को पार करते हुए वो आगे बढ़ता है और फिर वापस से मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कोई भी राष्ट्र या राज्य या राष्ट्र राज्य, आजकल नेशन स्टेट की जरूर ज्यादा बात की जाती है, डेड इकाई नहीं है, उनमें स्पंदन है, जीवन है, क्योंकि वहां लोग रहते हैं, वहां जनसंख्या रहती है, जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से जीवित है। तो पहले जो स्टेट को एक डेड यूनिट माना जाता था, इस बुक के आने के बाद में स्टेट को एक जैविक इकाई माना जाने लगा। अब हिटलर जैसे तानाशाहों को इससे बड़ी सहायता मिली, तो कहते हैं अच्छा, हिटलर ने कहा, हिटलर और उसके आसपास के लोगों ने, विशेषकर उनके जो राइट हैंड थे, कार्ल हॉशोफर एक पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे, जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी और जियो पॉलिटिक्स पर बहुत बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि भाई इस कॉन्सेप्ट को जो लेबेनश्रम के रूप में है, लेबेनश्रम एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है मोर लिविंग स्पेस। लेबेनश्रम मीन्स मोर लिविंग स्पेस, और अधिक जीने के लिए और अधिक क्षेत्र की आवश्यकता। किसको? जर्मन्स को। क्यों? क्योंकि जर्मन तो आर्यंस हैं और आर्यंस इस दुनिया के सबसे शुद्ध ब्लड के, सबसे शुद्ध प्रजाति के लोग, सुपीरियर रेस है। तो हमको ये जर्मनी का जो मूल भाग है ये छोटा पड़ता है। तो आसपास के क्षेत्रों पे ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस, इनके ऊपर अटैक करके उनको, चेकोस्लोवाकिया वगैरह को अपने अंदर लेने का प्रयास किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, विशेषकर 1930 और 33 के बाद में। और इसको बढ़ाने का प्रयास किया कि जीवन है, राज्य में जीवन है तो राज्य बढ़ेगा, विस्तारित होगा। तो लेबेनश्रम का जो कॉन्सेप्ट है कि मोर लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, उसको कार्ल हॉशोफर ने अपने जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में हिटलर के लिए, जो उनका मित्र भी था, और कार्ल हॉशोफर बर्लिन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी के प्रोफेसर भी थे, उन्होंने, मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र में बड़ा सराहनीय कार्य किया। और वैसे देखा जाए तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी और
जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति पर प्रारंभिक या नींव का जो काम किया है वो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने किया है। बहुत बढ़िया काम किया। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो पहला रिंग है वो जर्मन्स का है मेन, और जिसमें 100% जर्मन्स रहेंगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा, ना यहूदी, ना मुसलमान, ना ईसाई, कोई और दूसरा नहीं रहेगा, सिर्फ जर्मन्स रहेंगे। उसके बाद दूसरी रिंग आएगी जिसमें जर्मन मेजॉरिटी में होंगे, वो अन्य देशों में होगा। फिर तीसरी रिंग आएगी जो जहां जर्मन माइनॉरिटी में है लेकिन जर्मन सुपीरियर होने के कारण से उस पर अपना हक रखेंगे। और चौथी और सबसे बाहरी रिंग वो आएगी जिसमें जर्मनी की आर्मी होगी। यानी कि उन्होंने 3 रिंग से बचा के अपने मूल जर्मनी को सुरक्षित रखा। तो युद्ध कहां होगा? बाहरी देशों में होगा, हमारा जर्मनी सुरक्षित रहेगा। ये विचार या ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो आगे बढ़े कि स्टेट इज अ ऑर्गेनिक यूनिट, एक जैविक इकाई है, इसमें जीवन है। बाद के जो परिणाम हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से फेल्योर हुआ, किस प्रकार के से अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने अलायंस बनाया, और जिसमें फिर बाद में रशिया भी जुड़ गया था, फ्रांस भी उससे जुड़ा हुआ था, स्पेन और पुर्तगाल भी उनसे जुड़े हुए थे, और कई देश जो ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड थे, मुस्लिम कंट्रीज भी उनसे जुड़े हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। हमारा भारत भी उससे जुड़ा हुआ था। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यूरोप से हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन हमारे सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जाकर वहां पर फाइट की, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहां थे, रूलर थे, माई बाप थे, और गांधी जी का फरमान था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे लोगों को जाना है और वहां पर दुश्मनों को मारना है। अब दुश्मनों को मारना है, वो तो वहां पर हिंसा ठीक है, लेकिन भारत में अगर ब्रिटिशर्स को दुश्मनों को मारेंगे तो वो हिंसा होगी। आपको तो अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करना, आप बाहर जाकर ब्रिटिशर्स के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन भारत में रहकर आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे। इसे आप दोहरापन बोल सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? ब्रिटिशर्स और मुगल्स या बाहर से आए आक्रांता हमारे कोई माई बाप नहीं रहे, हम उनके गुलाम नहीं रहे हैं, और सांस्कृतिक रूप से तो हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, ना मुस्लिम आक्रांताओं के, ना अंग्रेज और यूरोप से आए हुए ईसाइयों के। हमारी आइडेंटिटी, हमारा पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमेशा जीवित रही थी और जीवित है और जीवित रहेगी। यह हमारे पूर्वजों का साहस था कि उन्होंने इतने वर्षों तक इन आक्रांताओं से लड़ाई की, लोहा लिया, अपने आप को बचाया, समाज को बचाया, राष्ट्र को बचाया। हमें अपने पूर्वजों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि वो पैसे के मोह में या डर के मोह में उन्होंने अपने मूल सनातन को नहीं त्यागा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो मूल आइडेंटिटी है हम उसको ना भूलें, हमारी जड़ों को हम ना भूलें। एक कवित्री रही हैं जो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, 2-3 लाइन है लेकिन बड़ी अपीलिंग लाइन है। क्या है कि हम पेड़ तो देखना चाहते हैं लेकिन जड़ों से नफरत करते हैं, कि वृक्ष तो हम देखना चाहते हैं, हरियाली सब जगह हो, लेकिन जड़ें ना हो। आप ये बताइए कैसे संभव है? अगर जड़ें नहीं होंगी तो वृक्ष कैसे होंगे? इसलिए जड़ों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। जड़ें जितनी विस्तृत होंगी, जड़ें जितनी गहरी होंगी,
वृक्ष उतने ही समृद्ध और विशाल होंगे। सिर्फ वृक्षों को चाहने से वृक्ष जीवित नहीं रहेंगे। वृक्षों के साथ साथ आपको जड़ों को भी सींचना पड़ेगा, जड़ों को भी संरक्षित करना पड़ेगा, यानी कि अपने धर्म और संस्कृति को भी, सभ्यता को भी संरक्षित करना पड़ेगा। और हर राष्ट्र इस दुनिया का अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को संरक्षित रखने का प्रयास करता है, चाहे वो भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूएसए हो, चाहे रशिया हो। कितनी संस्कृतियां आई और चली गई। रोमन्स चले गए, ग्रीक चले गए, इजिप्शियन चले गए, मेसोपोटामियन चले गए, चाल्डियन चले गए, चाइनीज सभ्यता खत्म हो गई, इजिप्शियन खत्म हो गई, लेकिन हमारी आज भी जीवित है। आर्यन सनातनी सभ्यता संस्कृति आज भी जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक रही। इसलिए डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की जो बात की जाती है, पंथ निरपेक्षता की, वो हमें किताबों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे डीएनए में है। बाहर से आने वाले प्रत्येक लोगों ग्रुप को हमने अपनाया, संरक्षण दिया। भले ही उन्होंने हम पे जुर्म भी किए, लेकिन झुके नहीं हमारे पूर्वज। इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं, उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो यहां ये स्टेट नेशन का एक कॉन्सेप्ट और आता है। मैंने आपको बताया था कि ये 19वीं शताब्दी के पश्चात प्रारंभ हुआ। ये 19वीं शताब्दी वो बात थी, विशेषकर 1910 और 15 के बाद में। आप कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट विश्व में बहुत तेजी से बढ़ा। अब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है? वही जो मैंने आपको बताया कि हर राज्य की, हर राष्ट्र की अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, सामाजिक पहचान है, और उस पहचान को, उस आइडेंटिटी को ही वो आगे बढ़ाते हुए विश्व के अन्य देशों से संबंध स्थापित करता है। नए देश बनते हैं, उनकी वो संस्कृति अपनाने नहीं अपनाने में एक ट्रांजिशनल पीरियड में है। फॉर एग्जाम्पल 1947 में हमारे ही लैंड से हटकर पाकिस्तान बना, कटकर पाकिस्तान बना। लेकिन पाकिस्तान में के लोगों में ये आज भी, तब से लेकर आज तक ये संशय है कि हम कौन है। भारतीय होने में और सनातनी होने में उनको शर्म महसूस होती है। वो अपनी आइडेंटिटी कहां ढूंढते हैं? अरब में, टर्की में, इराक में, ईरान में। क्या हमारे हीरो वो हैं? जबकि है नहीं। हीरो तो आपके वो ही हैं जो हमारे हैं, कॉमन हीरो हैं। लेकिन आपने आंख बंद कर ली, और आंख बंद करने से मिट्टी बदलती नहीं है, आंख बंद करने से डीएनए बदलते नहीं है, आंख बंद करने से इतिहास, संस्कृति और सभ्यताएं बदलते नहीं है। आपने अपनी जनरेशंस को गलत शिक्षा दी, एक ऐसे आइकॉन्स और ऐसे हीरोज से जोड़ने का प्रयास किया जो आपके क्षेत्र से है ही नहीं, जिन्होंने आपके क्षेत्र पर आकर कई प्रकार के जुल्म सितम किए, मारकाट की। असभ्य, जंगली, जाहिल लोगों ने इस क्षेत्र पर, जहां वो आज रह रहे हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार किया, और वो उन्हीं को हीरो मानते हैं। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी, कितना बड़ा मानसिक दिवालियापन है। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, सामाजिक और आर्थिक समृद्धता से जुड़ा हुआ है। और फिर उसमें अगर इंटरनेशनल रिलेशंस जुड़ जाते हैं, उसमें अगर कूटनीति जुड़ जाती है, उसमें अगर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, तो फिर क्या कहने, सोने पे सुहागा। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, भारत की ज्योग्राफिकल स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा हिंद महासागर नीचे की ओर। और एक दूसरा एग्जाम्पल आप लें अफगानिस्तान का, जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है।
पाकिस्तान है, ईरान है, उधर मध्य एशिया के देश हैं, तो चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ है। तो उसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितनी भारत की है। नेपाल है, नेपाल भी तिब्बत से, भारत से, बांग्लादेश से तीनों चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है। लेकिन इस कारण से उसकी एक आइडेंटिटी तो है, एक सांस्कृतिक और सभ्यता की पहचान तो है, हिंदुइज्म की पहचान तो है, सनातन धर्म की पहचान तो है, लेकिन वो अपनी पहचान को बाहर की ओर स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन बिल्कुल इंटरलॉक है, बिल्कुल चारों तरफ से वो लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में, बफर स्टेट के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बफर स्टेट्स जो हैं, जिनके पास कोस्टल एरिया नहीं है, तटीय प्रदेश नहीं है, क्या उनको वो व्यापार नहीं कर सकते जलीय साधनों से? बिल्कुल कर सकते हैं। भारत ने कलकत्ता और विशाखापट्टनम के पोर्ट पर से नेपाल को वे सुविधाएं दे रखी हैं। नेपाल का सामान यहाँ से सड़कों के द्वारा इन पोर्ट तक आएगा और शिप से वो अन्य देशों में जाएगा। अन्य देशों का सामान नेपाल के लिए इन पोर्ट्स पे आएगा और सड़कों से होता हुआ नेपाल तक जाएगा। तो ये हमारा बड़प्पन है कि हमने नेपाल को वो सुविधाएं दी, और यूएन भी कहता है कि आपको लैंडलॉक कंट्रीज को सुविधाएं देनी पड़ेगी, बिना सुविधाएं दिए आप उनको छोड़ नहीं सकते। ये बहुत आवश्यक है। फिर यहां पर ये जो ऑर्गेनिक स्टेट और स्टेट नेशंस का जो कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ता है, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। वो है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट, जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स से मतलब, जियोपॉलिटिक्स से मतलब भूगोल और राजनीति। भूगोल और राजनीति को अगर हम जोड़ दें तो वो भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स हो जाती है। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को राजनीतिक फैक्टर्स से जोड़ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनसे जुड़कर ये भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स वर्ड बना है। इसके बारे में चर्चा हम विस्तार से अगले लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।